गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो कंजर्वेटिव होगा, या डिस्ट्रक्टिव होगा, या सेमी कंजर्वेटिव होगा। डिस्ट्रक्टिव में 100% जो पैरेंटल रेप्लिका होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सॉरी, यदि कंजर्वेटिव है तो 100% इंटैक्ट रहेगा। डिस्ट्रक्टिव है तो उसके 100% पैरेंटल कैरेक्टर चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव होगा तो 50% जो है वो रेप्लिका पैरेंट का रहेगा और 50% न्यू एक स्ट्रैंड फॉर्म होगा। मतलब कि यदि 2 स्ट्रैंड है डीएनए का तो एक स्ट्रैंड जो है वो एज इट इज पैरेंट से रहेगा और एक न्यू फॉर्म होता है। इस तरीके से यदि कार्बन कॉपी फॉर्म हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। ये जो दो पर्सन्स थे, मेसेल्सन एंड स्टॉल, ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट the replication of DNA occur in a semi-conservative mode और मेसेल्सन एंड स्टॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब सवाल ये होता है कि उन्होंने क्या किया। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया। क्या लिया? एक कल्चर मीडियम लिया और उस कल्चर मीडियम के अंदर एमोनियम क्लोराइड यूज किया। क्या यूज किया? एमोनियम क्लोराइड। तो उन्होंने एमोनियम क्लोराइड यूज किया और इस एमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको उसका हैवी आइसोटोप्स लिया। उसका क्या लिया? हैवी आइसोटोप्स। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कल्चर मीडियम लेना होगा। तो कल्चर मीडियम जो लिया, उस कल्चर मीडियम के अंदर एक केमिकल यूज किया, एमोनियम क्लोराइड। और वो एमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप था, मतलब रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन यहाँ पर उन्होंने यूज किया होता है N15। और इस कल्चर मीडियम के अंदर जिस चीज को कल्चर किया वो था ई कोएली बैक्टीरिया। ई कोएली बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया। अब जब काफी टाइम तक जो कल्चर किया तो वहां पर जितने भी ई कोएली बैक्टीरिया थे जो उन्हें निकाल के देखा गया तो उनमें ये देखा गया कि ई कोएली बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो हैवी आइसोटोप्स कंटेनिंग है। तो आफ्टर मेनी जनरेशन, आफ्टर कल्चरिंग द ई कोएली बैक्टीरिया इनटू a culture medium containing ammonium chloride having heavy isotopes of nitrogen, उसमें सेवरल जनरेशन के लिए कल्चर किया गया एंड the E. coli which is taken out in that it was observed that the DNA nitrogenous base was N15, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था अवेलेबल नाइट्रोजन बेस के लिए वो N15 था। तो इसीलिए जितने भी वहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड बने होंगे E. coli के अंदर उन्होंने इन्हीं रॉ मटेरियल को यूज किया होगा और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो N15 है। कौन सा है? N15। तो सेवरल जनरेशन तक उन्होंने ई कोएली को कल्चर किया और उसके बाद उन्होंने एक ई कोएली को निकाला और उस ई कोएली के अंदर उन्होंने देखा इट इज कंटेनिंग N15 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर इस एक ई कोएली को उन्होंने शिफ्ट किया, शिफ्टेड to a culture medium और उस कल्चर मीडियम के अंदर जो
जो नाइट्रोजन रखा वो नॉर्मल नाइट्रोजन रखा, तो इंसिडेंट कल्चर मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन यूज हुआ वो N40 उन्होंने यूज किया। अब ये इक्वली बैक्टीरिया सवाल होता है कि इक्वली बैक्टीरिया को ही क्यों यूज कर रहे हैं। वो इक्वली बैक्टीरिया को इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि जो इक्वली बैक्टीरिया होता है हमें मालूम है कि वो 20 मिनट्स के बाद उसका जनरेशन चेंज होता है, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी कार्बन कॉपी 20 मिनट के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम बीत गया और कितने टाइम रेप्लिकेट कर चुका होगा। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी है इक्वली बैक्टीरिया की, तो इसीलिए हम यूज करते हैं वो इक्वली बैक्टीरिया यहाँ पे लिया। ठीक है, तो मेसेसन स्कॉल ने भी इसीलिए इक्वली बैक्टीरिया को यूज किया। तो उन्होंने देखा कि जब नॉर्मल मीडियम में उन्होंने एक रेडियोएक्टिव कंटेनिंग इक्वली बैक्टीरिया को रखा, तो उसके दोनों ही स्ट्रैंड, ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो तब देन कंटेनिंग N15 नाइट्रोजनस बेस, इनको इस इक्वली को उन्होंने कल्चर क्या किया, नॉर्मल मीडियम में किया, कल्चर में नॉर्मल मीडियम which is containing normal nitrogen। ठीक है, तो ये आफ्टर 20 मिनट्स जब उन्होंने देखा तो इसमें क्या हुआ था, 50% N15 था एंड 50% N14 था। 20 मिनट के बाद वो जो नॉर्मल कल्चर मीडियम में ले जाकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि 50% N15 था, 50% N14 था। ये क्यों, कैसे हो जाए, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड को मैं यहाँ पे ये ऐसे आया, तो ये N15 कंटेनिंग है। अब इससे एक नया जो स्ट्रैंड बनेगा, तो नया स्ट्रैंड में डॉट से जोड़ कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये मान लीजिए नया बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। तो जो नया बना हुआ N14 कंटेन कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो नाइट्रोजन स्पेस है वो N14 है। अब इस वाले पे ये पहले से N15 था, इस पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा जिसे हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो N14 होगा। ठीक है, तो दो आपके इक्वली बैक्टीरिया बने, तो दोनों के अंदर यदि आप देखो तो इसका डीएनए जो है वो N15 मतलब 50% N15 होगा, 50% N14 होगा। फिर उससे 20 मिनट के और जनरेशन टाइम को जाने दिया, फिर वो रेप्लिकेट करेगा। तो इसमें एक पैरेंट, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उसमें एक पैरेंट का जो स्ट्रैंड है वो इंटेक्ट रहेगा, उसका नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा वो पूरी तरीके से नया होगा। इसीलिए इसे हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। अब यदि यहाँ पे 20 मिनट का देखो, तो ये मान लीजिए पैरेंटल, यहाँ पे ये दोनों पैरेंटल बिहेव करेंगे, तो ये पैरेंट का N15 है, तो इसमें जो नया बनेगा वो N14 होगा। ये कैसा होगा, N14। अब ये यहाँ पैरेंट में बिहेव करेगा, तो ये पहले से N14 है, तो इससे जो नया रेप्लिका बनेगा वो भी N14 का ही होगा। तो ये भी N14 और ये वाला जो बनेगा वो भी N14। अब यहाँ पे ये नया, यहाँ पर ये दो इसमें पैरेंट्स की तरह बिहेव करेगा, तो इस वाले के ऊपर ये N14 कंटेनिंग है, तो इसके ऊपर जो बनेगा वो भी N14 ही होगा, ये भी N14 और ये भी N14। ये वाला N15 है आपका पैरेंटल स्ट्रैंड, तो इससे जो बनेगा नया वो स्ट्रैंड N14 का होगा।
यहाँ पे क्या देखें तो 80% N14 के हो गए, 20% N15 के। तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम मूव करेगा और एप्लीकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट का इंटैक्ट रहेगा और एक स्ट्रैंड नया जो फॉर्म होता है वो न्यूमन होता है और वो नॉर्मल बनेगा N14 का। तो दिस वे यहाँ पे आप 50-50% बन रहा है और 50% पे N15 है, 50% N14 है। इससे प्रूफ होता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है। यदि सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो या तो पूरी पूरी N15 होती है या पूरी पूरी N14 होती है, लेकिन 50% N14 है, 50% है N15 है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो दिस वे वी कैन प्रूव दैट the replication which occur in any organism is semi conservative in nature. अब हमें ये देखना है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, we will talk about the mechanism of DNA replication। ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम बात करेंगे we will talk about the mechanism of DNA replication। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए, बिफोर वी मूव टू द मैकेनिज्म हमें मालूम होना चाहिए कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर इट इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, बहुत तरह के एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि there is a large number of enzymes which are responsible for the replication process। और इन सभी एंजाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, इसे आप डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। ये डीएनए के स्ट्रैंड्स पे, जिस स्ट्रैंड पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा होता है उसे उसी का नाम से हम जानते हैं, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड पे एक्ट कर रहा होता है और डीएनए ही फॉर्म कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है या बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपके पास दो तरह के सेल्स हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें 3 एंजाइम्स होते हैं, जबकि जो आपका यूकैरियोट होता है उसके अंदर 5 एंजाइम्स में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो प्रोकैरियोट के अंदर 3 एंजाइम्स हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 एंजाइम हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3। तो ये जो 3 पॉलीमरेज हैं
एंजाइम है, ये 3 अलग अलग प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनमें जो तीनों हैं ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 5 एंजाइम होते हैं और ये 5 एंजाइम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एलिमेंट। ये 5 पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। ये 5 मिलके पॉलीमरेज एंजाइम है which is involved in eukaryotic cells which is responsible for different function। जैसे इसमें जो RNA DNA पॉलीमरेज, पहले हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं। जो पॉलीमरेज 1 है ये प्रूफ रीडिंग के लिए होता है। प्रूफ रीडिंग कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा आपको कि रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन कॉपी फॉर्म होता है। तो कार्बन कॉपी जो फॉर्म होता है मतलब एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म होता है। तो एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म होने के लिए उसमें कोई गलती ना हो तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग का होना बहुत जरूरी है कि कोई गलती हुई तो उसे रिमूव करके उसको करेक्ट किया जा सके। तो प्रूफ रीडिंग और जो रिपेयरिंग का काम होता है, प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग का जो काम होता है, सो दैट इज डन बाय द पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है दैट इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर वन फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज ए रिपेयरिंग। तो जो आपका ये रिपेयरिंग पर्पसेस के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 2 है। और यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग के लिए हो गया, डीएनए पॉलीमरेज रिपेयरिंग के लिए हो गया स्पेशली। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है दैट इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। तो इन तीनों में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखें तो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉलीमरेज एंजाइम हैं ये अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही यदि आप यूकैरियोट के अंदर देखें तो इनमें जो अलग अलग पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, गामा एंड एलिमेंट, तो ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनमें जो अल्फा है जैसे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होगी वो है डीएनए रेप्लिकेशन अल्फा। इसके अलावा जो आपका बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज बीटा है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग पर्पसेस। वो किसके लिए होता है? रिपेयरिंग के लिए। जो आपका बीटा है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग। कहीं कोई चीज ब्रेकडाउन हो गई है या कोई गलती से कोई दूसरा आया हुआ है उसको रिपेयर करना या कहीं पे कोई बॉन्ड से फॉर्म नहीं हुआ है, उन सब चीजों को मदद कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। जो आपका गामा है, डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयरिंग के लिए होती है। आपको मैंने बताया था कि यूकैरियोट के अंदर ऑर्गेनल डीएनए भी होता है। तो जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिनमें उनका अपना डीएनए होता है। तो उस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए रिपेयरिंग होना है
तो उसके लिए डेल्टा होता है, जबकि जो आपका गामा गामा वाला आपका डेल्टा जो है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग और प्रूफ रीडिंग कह सकते हो। जो डेल्टा है ये प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ये हाला सेल्स के लिए होता है। जो कैंसरियस सेल्स होते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो डिवाइड करते रहते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो रेप्लिकेशन प्रोसेस भी होगा रैपिडली। तो उसके लिए जो एलिमेंट डीएनए पॉलीमरेज एलिमेंट एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करेंगे। इसके अलावा डीएनए की रेप्लिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ओरिजिन और कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जिस प्लेस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस प्लेस को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए आपका डीएनए होता है, तो जिस प्लेस से डीएनए के जिस प्लेस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, डीएनए के जिस प्लेस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस प्लेस को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ऑटोमेटिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ऑटोमेटिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो या तो हम उसे ओरी कहेंगे या ऑटोमेटिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। अब जो आपका सेल होता है, सेल जो डीएनए जो होता है या तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा या ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। डीएनए या तो प्रोकैरियोटिक के अंदर होगा या यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। अब यदि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा तो प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक सिंगल ओरी होता है। क्या होता है? एक सिंगल ओरी। जबकि जो यूकैरियोट होता है उसके अंदर मोर देन वन ओरी होती है, मोर देन वन ओरी होता है। तो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस जिस पे रेप्लिकेशन होता है उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन। तो प्रोकैरियोट के अंदर एक सिंगल रेप्लिकॉन होता है बस, जबकि जो यूकैरियोट होगा उसमें बहुत सारे जो आपके डीएनए हैं उसमें बहुत सारे ओरी हैं, बहुत सारे रेप्लिकेटिंग यूनिट्स हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट है मोर देन वन रेप्लिकॉन। यूकैरियोट होता है उसमें मोर देन वन रेप्लिकॉन प्रेजेंट होते हैं। तो रेप्लिकॉन क्या होता है, प्रोकैरियोट में कितने होते हैं, यूकैरियोट में कितने होते हैं, ये बात को समझ में आ रहा है। अब एक लास्ट में एक बात ध्यान रहे कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए में मान लीजिए ये वो रीजन है, ये रीजन है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये ओरी है, ये क्या है? ओरी है। तो ओरी में जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में होता है। ओरी से रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। इसीलिए रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल प्रोसेस करते हैं। रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। So because of that, the replication process is bidirectional in nature. तो ये
क्या होते हैं ये समझ में आ गया? रेप्लिकेशन ओरी क्या होता है, कितने होते हैं और किस तरीके से ओरी से रेप्लिकेशन प्रोसीड करता है, वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें एक चीज और होता है, बिफोर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स उसके लिए फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का होना जरूरी होता है। फॉस्फोराइलेशन करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयंस। तो इसमें हम एक्टिवेट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ताकि जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े तो एनर्जी जुड़ने के लिए जो चाहिए होगा वो एनर्जी यहाँ पर उसको मिल सके। तो उसके लिए फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का होना जरूरी होता है, जिसमें चार तरह के नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास। तो चार तरह के कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं आपके पास? एडिसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का है, तो इसमें हम ये नहीं बन रहा है डीऑक्सीराइबोस डालते हैं। अब इसे हम फॉस्फेरिक एसिड से हमने इसको रिएक्ट किया, तो ये फॉस्फेरिक, ठीक है, तो इसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है फॉस्फोराइलेज। क्या नाम होता है? फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो होता है वो फॉस्फेरिक एसिड को तोड़ता है और तोड़ने के बाद फॉस्फेट आयन को वो जोड़ता है यहाँ पर। तो ये जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दो जुड़ गए तो ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डी लिख दिया मैंने। तो इससे डीऑक्सीराइबोस शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, क्योंकि आप यदि याद करो तो डीएनए क्या है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनको एक्टिवेट कर लिया जाता है। सो दिस इज द phosphorylation process is basically a process by which activation of the nucleotide is done, so that when these nucleotides will be attaching with one another to form the DNA strands, so that time these energy molecules can be utilized. जो फॉस्फेट है वो टूटने के बाद एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये जो दो प्रोसेस है, एक तो ओरिजिन जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ये दो प्रोसेस बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होने से पहले ये दोनों चीज़ें हो चुकी होती हैं। ओरिजिन का डिसीजन हो जाता है कहाँ से एंजाइम एक्ट करेगा और रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और दूसरा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, तो वो स्ट्रैंड्स जो बनने हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाते हैं ताकि उनकी बायोमॉलिक्यूल्स को जोड़कर डीएनए के स्ट्रैंड्स को बनाया जा सके। और उसको जोड़ने की जो एनर्जी आएगा उसके लिए एक्टिवेशन करना जरूरी है। और एक्टिवेशन प्रोसेस जो हम करते हैं न्यूक्लियोटाइड का, वो एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। और उस फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो फॉस्फोराइलेज है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स so that at the time of DNA strand formation they can release the energy so that the DNA strands can be formed. And for the phosphorylation the enzyme which is used is phosphorylase. ये दो चीज़ें होती हैं और इसके बाद हम रेप्लिकेशन प्रोसेस में एंटर करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए
एक तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, ये दोनों चीज़ें। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस रन आउट करता है।